हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की का 7th लेसन शांति के प्रयास को पढ़ने वाले हैं। और ये बिहार बोर्ड का जो है ये बुक है, ठीक है। तो वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है, तो वे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में वे बच्चे जो क्लास 9th में हैं और जिन्हें ये शांति के प्रयास लेसन 7th लेसन जो है समझने में दिक्कत आ रही है, तो वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में जो है, इस लेसन के लास्ट में हम लोग इसके द्वारा क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शांति के प्रयास। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। तो ये 1918 में जब समाप्त हो गया, परंतु इस युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न समस्याएं विजित राष्ट्रों के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती भरी थी। तो इस युद्ध के बाद में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, ये ना ही जो राष्ट्र जो है जो जीते थे उनके साथ चुनौती थी, बल्कि इसके अलावे पूरे विश्व के साथ ही एक समस्या और एक चुनौती के रूप में ये जो है सामने आया था। युद्ध के उपरांत संसार के सभी नेताओं की इच्छा थी कि विश्व में शांति की स्थापना हो। तो अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो संसार में जितने नेता थे सभी की इच्छा क्या थी कि संसार में जो है शांति की स्थापना की जाए। यद्यपि इस समय तक यूरोप में किसी ऐसे प्रभावशाली संस्था का अभाव था जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़े का समाधान कर युद्ध को टालने का सार्थक प्रयास करती। तो इस टाइम तक 1918 तक जो है किसी भी ऐसा जो कोई मंच हो जहाँ पे सभी लोग वार्तालाप कर सकें, अलग अलग देश के झगड़े सुलझाए जा सके, तो ऐसे चीज़ों का जो है मंच का अभाव था। तो अब देखिए क्या होता है। अतः युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो। तो जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है तो ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही है, तो ये सभी देश चाह रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मंच हो, एक ऐसा संस्था हो, संगठन हो जहाँ पे सभी देश जो है अपने बातों को रख सके और वो जो संगठन है वो पूरे वर्ल्ड में सुरक्षा और शांति बनाए रख सके, ठीक है। परंतु युद्ध के तनाव भरे माहौल में यह संभव नहीं था। तो युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे तो संभव था ही नहीं। अतः 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। तो इस समय क्या होता है कि 1918 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है, तब 1919 में युद्ध की समाप्ति हो जाती है और उसके बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन होता है और इस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को जाता है। तो ये राष्ट्र संघ का जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो वुड्रो विल्सन ने दिया था। और इसका श्रेय किसको जाता है? राष्ट्र संघ की स्थापना का तो वुड्रो विल्सन को जाता है। VVI क्वेश्चन ये मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को देखा गया है। जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया था। ये जो वुड्रो विल्सन थे उस टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने 14 सूत्री प्रस्ताव दिया था और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया था। इनका कहना था कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है शांति बनाए रखे, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट दिए थे इन्होंने 14 सूत्री प्रस्ताव में प्रस्तुत किया था। अंततः विभिन्न योजनाओं को मिला करके, ढेर सारी योजनाएं थी, उसको मिला करके 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया। यदि आप PPSC TRE 3.0 का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो लीग ऑफ नेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए चलेंगे। और आई थिंक ये जो है लीग ऑफ नेशन के बारे में NCERT में अवेलेबल नहीं है, तो आपको NCERT प्लस SCERT के कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और NCERT से उसको बाद में कवर करना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य थे। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना था। तो राष्ट्र संघ इसलिए बनाया गया था ताकि
इंटरनेशनल लेवल पे शांति बनाई जा सके और युद्ध से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सके। ठीक है, इसी के निमित्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति विश्वास पैदा करना तथा युद्ध के पूर्व और बाद में की गई संधियों को लागू करवाने का प्रयास किया गया। तो राष्ट्र संघ के द्वारा ही जो भी अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति विश्वास पैदा करना और युद्ध के बाद में जो भी संधियां लागू हुई थी वो राष्ट्र संघ के द्वारा ही प्रयास किया गया था। युद्ध जनित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करना भी राष्ट्र संघ की प्राथमिकता में शामिल था। तो युद्ध से जो भी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी उसको दूर करना ये भी राष्ट्र संघ का फर्स्ट जो है कर्तव्य था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर सकते थे। क्योंकि इस संस्था की स्थापना युद्ध के उपरांत हुई थी, यानी कि 1918 में जब युद्ध समाप्त हो गया था देन इसकी स्थापना हुई थी। फलतः प्रारंभ में ही इसमें विजित राष्ट्र अर्थात मित्र राष्ट्र फ्रांस, इंग्लैंड और रूस तथा युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र ही शामिल थे। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे मेनली देखा जाए तो आपके विजित राष्ट्र जो कि मित्र राष्ट्र 1918 में ये क्या हुए थे, विजित हुए थे, जीते थे। तो इसमें से आपका था फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया। ठीक है, ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद में कुछ तटस्थ रह गए थे, न मित्र राष्ट्र की तरफ से थे न धुरी राष्ट्र की तरफ से थे, कुछ तटस्थ ही रह गए थे, न मैं इधर जाऊंगा न उधर जाऊंगा। तो ये वाले देश भी शामिल किए गए थे जिनकी संख्या कितनी थी, 31 के करीब थी। बाद में इसके सदस्यों की संख्या जो है 60 हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीग ऑफ नेशन में स्थापना के समय में कौन कौन से देश जो थे शामिल थे। तो आपके 3 मित्र राष्ट्र देश थे, ठीक है, और इसके अलावे 31 तटस्थ देश थे। इसके बाद में ये 60 हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि वह देश स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न हो तथा राष्ट्र के 2/3 सदस्य उसे संघ में शामिल करने पे सहमत हो। तो आप मुझे बताइए कि क्या लीग ऑफ नेशन में यानी कि राष्ट्र संघ में भारत शामिल था। इसके सदस्य होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। पहला कि यह स्वतंत्र देश हो। तो क्या भारत 1918 में आज़ाद हो गया था, नहीं। तो भारत इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए लीग ऑफ नेशन में भारत शामिल नहीं था। दूसरा था कि प्रभुत्व संपन्न हो। क्या भारत के पास संप्रभुता आ गई थी, वो प्रभुत्व संपन्न था, नहीं। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य उसे संघ में शामिल करने पे सहमत हो। तो सबसे पहली बात कि ये तो आपका आज़ाद ही नहीं हुआ था, तो इसके सदस्य कैसे 2/3 इसमें शामिल करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी क्राइटेरिया कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग थे। तो राष्ट्र संघ की प्रथम धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची एवं दूसरी धारा में इसके 3 प्रमुख अंगों की चर्चा थी। तो राष्ट्र संघ के 2 अंग थे। पहले अंग में इसमें कौन कौन से देश शामिल होगा इसका लिस्ट था, ठीक है। और सेकेंड वाले में इसके कौन कौन से अंग होंगे, यानी कि राष्ट्र संघ में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो पहला था व्यवस्थापिका सभा होगा, यानी कि असेंबली होगा। परिषद होगा, यानी कि काउंसिल होगा सेकंड। और थर्ड होगा सचिवालय, यानी कि सेक्रेटरीट होगा, ठीक है, एक सचिवालय हो जाएगा। तो ये 3 अंग हो जाएंगे। जैसे कि संसद के 2 अंग होते हैं ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो उसी तरीके से इसके भी 3 अंग हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि भी प्रमुख अंग थे। तो इन 3 अंगों के अलावे इंटरनेशनल कोर्ट था, इंटरनेशनल कोर्ट और आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये 2 चीज़ें और थीं इसके अलावे में, ठीक है। अब और क्या थी, राष्ट्र संघ के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विविध आयोग जैसे संरक्षण आयोग और सैनिक आयोग थे। इसके अलावे भी थे संरक्षण आयोग और सैनिक आयोग, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि राष्ट्र संघ को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। प्रथम धारा में इसके देश कौन कौन थे उसका लिस्ट दे दिया गया था। दूसरा में आपका व्यवस्थापिका सभा, इसके अंग दे दिए गए थे 3 अंग। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विविध आयोग। विविध आयोग के अंतर्गत जो आपका था संरक्षण आयोग और सैनिक आयोग, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें दे दी गई थी। अब देखते हैं हम लोग व्यवस्थापिका सभा के बारे में, यानी कि असेंबली, जो इसका फर्स्ट अंग था असेंबली। ये क्या था, यह राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि सभा थी।
जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। जैसे कि 60 देश शामिल हुए तो 60 देश के प्रत्येक देश के एक एक प्रतिनिधि शामिल हो गए। ठीक है, तो ये हो गया व्यवस्थापिका सभा यानी कि असेंबली। प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार था। प्रत्येक राष्ट्र जो है एक वोट देता था और सदन के कार्य करने की भाषा जो थी फ्रेंच और इंग्लिश थी। फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच और इंग्लिश, इसके सदन का कार्य करने का जो है लैंग्वेज था। ठीक है, इसके कार्यों के अंतर्गत नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, राष्ट्र संघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन आदि करना था। तो ये जो व्यवस्थापिका सभा था, असेंबली था, इसका काम क्या क्या था? पहला काम था कि सदस्यता प्रदान करना, ठीक है, राष्ट्र संघ में। अब विधान की समीक्षा करना और संशोधन करना, जो भी विधान है उसको समीक्षा करना और संशोधन उसमें जो भी किया जाना है उसको करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों और महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन देना। अब इंटरनेशनल कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश जा रहा है तो उस पर जो है उसकी नियुक्ति करना और महासचिव की नियुक्ति करना और उस पर फाइनल अपना मोहर लगाना, ये सभी इसका काम था। ठीक है, असेंबली किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी। ये जो असेंबली है वो कोई किसी भी देश, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, इवन तो उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक ही था और भारत में तो ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो मान के चलिए ब्रिटेन, रसिया किसी के भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श होता था। जब दो देश लड़ जाएं तो इस पे वाद विवाद और विचार विमर्श होता था, लेकिन इस देश के अंदर में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, क्या कारण है, जो भी है, तो इन सब चीज़ों में राष्ट्र संघ हस्तक्षेप नहीं करता था। सभी निर्णय प्रस्ताव पारित कर बहुमत से लिए जाते थे। जो भी निर्णय होता था राष्ट्र संघ का वो प्रस्ताव पारित करके और बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। मेजोरिटी जो कहता था वही जो है निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड जो अंग था परिषद, काउंसिल, इसका क्या काम था। इसकी भूमिका कार्यकारिणी परिषद के रूप में थी। इसमें दो तरह के सदस्य होते थे, अस्थाई और अस्थाई। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली इसके संस्थापक एवं अस्थाई सदस्य थे। तो जो परिषद होता था काउंसिल, इसमें दो टाइप के देश होते थे, एक अस्थाई देश होते थे और एक अस्थाई देश होते थे। अस्थाई देश में आपका इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और इटली थे और इसके संस्थापक देश भी यही थे। बाद में जर्मनी और रूस को भी इसमें अस्थाई देश में सदस्यता मिल गई। अस्थाई देश के रूप में 9 छोटे छोटे राज्य थे। परिषद को व्यवस्थापिका सभा की तरह यह भी अधिकार था कि वह राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करे और कोई ठोस कदम उठाए। इस संदर्भ में उसकी कार्य एवं भूमिका असेंबली से भी अधिक प्रभावशाली थी। जर्मनी के सार तथा डांजिंग क्षेत्रों जिसमें अल्पसंख्यक निवास करते थे, इसके प्रशासन का कार्य युद्ध एवं शांति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना, सदस्यों को आदेश देना एवं महासचिव को मनोनीत करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। तो इसमें जो है बहुत सारे निर्णय लेने का, युद्ध में और शांति स्थापित करना, सदस्यों को आदेश देना, ये सभी, महासचिव को मनोनीत करना, ये सभी बहुत सारी चीज़ें इनके अंतर्गत थी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि अमेरिका के संस्थापक सदस्यों में से था कि नहीं था। ठीक है, अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में था परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI मार्क कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका जो है वो संस्थापक सदस्यों में था, यानी कि जब इसकी स्थापना हो रही थी लीग ऑफ नेशन की, राष्ट्र संघ की, तो अमेरिका पार्टिसिपेट किया था क्योंकि अमेरिका के ही तो वुडरो विल्सन थे और उन्होंने ही तो इसे क्या कहा था, आपका बोल रहे थे कि इसे स्थापित करना है। ठीक है, और अमेरिका पार्टिसिपेट किया लेकिन इसकी सदस्यता यानी कि राष्ट्र संघ में सदस्यता नहीं ग्रहण किया। ठीक है, इस प्रकार प्रारंभ में 4 अस्थायी सदस्य ही रहे जिसका बाद में विस्तार हुआ। इस 4 थे, देन उसके बाद में आपके जर्मनी और रूस भी आ जाते हैं जो कि अस्थायी सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं सचिवालय। राष्ट्र संघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए एक सचिवालय कायम किया गया, यानी कि ये राष्ट्र संघ का जितना भी काम है, ऑफिशियल वर्क, कोई पेपर वर्क है, कुछ डाटा तैयार करना है, ये सभी काम सचिवालय में किया जाने लगा, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था, इसका हेडक्वार्टर जो था वो जेनेवा में था। ठीक है, इसके अंतर्गत 12 विभाग थे, यानी कि 12 डिपार्टमेंट को ये संभाल रहा था।
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मसलों पर कार्य करती थी। यह उन सभी संधियों का पंजीकरण मसविदा तैयार करती थी जिसका संबंध राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था। अच्छा, अभी आप सोचिए कि सचिवालय जो सेक्रेटरीट है इंडिया का हो, पूरे वर्ल्ड इंडिया लेवल पे दिल्ली में, या फिर एक किसी पर्टिकुलर स्टेट का हो, जैसे यूपी का हो या बिहार का हो, ठीक है, तो वो क्या काम करता है? तो मानते हैं बिहार का कोई है, तो बिहार का सचिवालय बिहार से संबंधित जो भी कानून है उसका एक मसौदा तैयार करेगा और विधानसभा में जा कर के पास होगा, देन विधान परिषद में पास होगा, तब उस पर हस्ताक्षर वगैरह हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो है मसौदा तैयार करना, पंजीकरण करना और सभी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती थी, ठीक है। तो सचिवालय आप लोग समझ गए होंगे कि क्या काम था सचिवालय का। अब हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्यों, किस रीजन वश इसकी स्थापना की गई थी? तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना। इसमें अलग अलग जो झगड़ा हो रहा था अलग अलग देश से, तो इसका झगड़ा का और विवाद का निपटारा करना था, जिसका मुख्यालय हॉलैंड आधुनिक नीदरलैंड के शहर हेग में स्थापित किया गया था। यह असेंबली को महत्वपूर्ण मसलों पर राय तथा राष्ट्र संघ के विभिन्न विधानों की व्याख्या भी करती थी, परंतु इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं थे। कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ था? तो हॉलैंड, जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम है नीदरलैंड, उसके हेग में था। तो ऑप्शन में तो सिर्फ हेग ही रहता है, ठीक है। और इसका काम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विभिन्न मसलों पर राय देना और जो विधान है उसकी व्याख्या करना, यानी कि जो भी कानून बनाए गए हैं उसकी व्याख्या करना इसका काम था, ठीक है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वार का काल 1914 से 18, हम लोग जानते ही हैं 1914 से 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और इस टाइम यूरोप में समाजवादी और मजदूर आंदोलन का विकास का काल था। 1914 से 18 के बीच में ना आप लोग जानते हैं कि 1917 में आपका रसिया में जो है बोल्शेविक क्रांति होती है। और बोल्शेविक क्रांति क्यों होती है? समाजवाद की स्थापना करने के लिए। तो इस टाइम पे पूरे यूरोप में समाजवाद, हर जगह समाजवाद का बोलबाला हो गया था और मजदूर आंदोलन अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था, यानी कि सभी जगह के मजदूर संगठित होने लगे थे, क्योंकि युद्ध में अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता ने औद्योगिक श्रमिकों की महत्ता को बढ़ा दिया था। अभी युद्ध हुआ था, अब युद्ध में जो भी श्रमिक थे उनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया था, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन के लिए जो भी चीज़ उद्योगों के माध्यम से बन रही थी उनके उत्पादन के लिए श्रमिक बहुत ही आवश्यक थे। तो इसलिए यहाँ पे जो इस टाइम पे मजदूरों का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जा रहा है। 1917 की रूसी क्रांति बोल्शेविक क्रांति से भी बल मिला और इस तरह यूरोपीय देशों में मजदूरों की दयनीय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तो इस टाइम पे क्या महसूस किया गया? पूरे यूरोपीय देश में मजदूरों की जो दयनीय स्थिति हो गई थी, यानी कि उनके खाने पे भी आफत था, बहुत बुरी तरीके से उनसे जो है शोषण किया जा रहा था। तो सामाजिक स्थिति उसके बेहतर बनाने के लिए ये कुछ प्रयास किए जा रहे थे, ठीक है। इसलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। अतः युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा में था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना क्यों की गई थी? तो मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो जेनेवा में उसका मुख्यालय हो गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या राष्ट्रसंघ सच में शांति के लिए कुछ काम किया या फिर नहीं किया। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग था। यद्यपि ये कार्य मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों के अंग थे, तथापि इसके आर्थिक और सामाजिक पक्ष भी कम नहीं थे। तो इसका तो मेन उद्देश्य ही था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है शांति की स्थापना की जाएगी और युद्ध न हो कभी भविष्य में, इसका प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करना, निशस्त्रीकरण एवं आक्रमणकारी राष्ट्रों पर अंकुश लगाने में भले ही राष्ट्रसंघ असफल रहा, परंतु युद्ध जनित समस्याओं को समाप्त करने में राष्ट्रसंघ की काफ़ी सराहनीय भूमिका रही। तो राष्ट्रसंघ जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार को तो रोक नहीं पाता है, बट जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद में जो युद्ध जनित समस्याएं आ गई थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी समस्याएं आई थी, तो इसको कहीं ना कहीं इसको टैकल करने में राष्ट्रसंघ जो है
बहुत ही अहम भूमिका निभाया। इस संदर्भ में राष्ट्र संघ ने कई महत्वपूर्ण काम किए। कौन कौन से काम किए देख लेते हैं। चूंकि राष्ट्र संघ का प्रथम कार्य युद्ध की परिस्थिति को रोकना और प्रारंभिक छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में राष्ट्र संघ सफल रहा। तो इसका मुख्य काम जो था वो झगड़ों को रोकना था। तो छोटा मोटा जो भी झगड़ा हो रहा था तो उसको सुलझाने में ये सफल रहा। अपने 10-15 वर्षों की छोटी अवधि में ही इसने लगभग 40 छोटे बड़े राजनीतिक झगड़ों की जांच कर अपना निर्णय दिया। तो ये जो 40 छोटा बड़ा जो भी झगड़ा था देश के बीच में या देशों में, तो इसको टैकल करके जो है इसको खत्म किया। इसमें राष्ट्र संघ के द्वारा समझौता, मध्यस्थता तथा अनुरोध की नीति का अवलंबन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्र संघ जो है वो झगड़ों को निपटान करने के लिए, झगड़ों का निपटारा करने के लिए किन किन चीज़ों के द्वारा जो है नीति अपना करके किन किन चीज़ों से समाप्त करता था। तो समझौता करा देता था या मध्यस्थता करा देता था या अनुरोध की नीति का अवलंबन करके ये समाप्त कर देता था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में इसकी भूमिका थी, किसकी, राष्ट्र संघ की। चलिए देख लेते हैं। इस कार्य में राष्ट्र संघ के जो प्रयास थे सराहनीय और सफल कहे जा सकते हैं। 1920 में स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठे ऑकलैंड द्वीप विवाद, जर्मनी और पोलैंड के मध्य उठे साइलेसिया विवाद और लिथुआनिया की राजधानी विलना को लेकर पोलैंड एवं लिथुआनिया के मध्य विवाद को सुलझाने में राष्ट्र संघ सफल रहा। तो राष्ट्र संघ जो है आपका 2-3 काम जो है एकदम बहुत अच्छे से करता है। एक तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ऑकलैंड का झगड़ा चल रहा था उसको, जर्मनी और पोलैंड के बीच में साइलेसिया का झगड़ा चल रहा था, और लिथुआनिया की राजधानी विलना को लेकर के पोलैंड और लिथुआनिया में झगड़ा चल रहा था। यानी कि पोलैंड लिथुआनिया विलना के लिए झगड़ा कर रहा था। तो इन सब विवाद को सुलझाने में राष्ट्र संघ क्या रहता है, सफल रहता है। 1995 में यूनान और बुल्गारिया के मध्य शुरू हुए युद्ध में यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्र संघ ने बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक दिया। तो बुल्गारिया के मध्य में जो बाल्कन इलाका था उसमें युद्ध जो है विस्तार ले रहा था, यानी कि बढ़ रहा था। तो इसको भी ये रोकने में सफल हो जाता है राष्ट्र संघ। यह राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह पेरू द्वारा पड़ोसी राज्य कोलंबिया के नगर पर अधिकार को राष्ट्र संघ ने अनुचित बताया और पुनः यह क्षेत्र कोलंबिया को वापस प्राप्त हुआ। उपर्युक्त समस्याओं के समाधान में जनमत संग्रह और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नीति को अपनाया गया। तो जनमत संग्रह करके और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना करके भी बहुत सारी जो ये थी समस्याएं थी उनको भी समाप्त किया गया। परंतु अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर राष्ट्र संघ की प्रभावहीन भूमिका ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रों को बल मिला। 1931 में जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार चीन बना और राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बावजूद चीन का प्रांत मंचूरिया से जापान ने अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए। देखिए एक मैप के माध्यम से मैं बता देती हूँ आपको कि हुआ क्या था असल में। ये भारत का इलाका और ये बड़ा सा चाइना, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा है जापान। जापान जो है क्या कर रहा था कि जब 1931 के आसपास ये अपना साम्राज्यवादी नीति यानी कि साम्राज्य बढ़ा रहा था और कब्जा करते 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 ये मंचूरिया वाले इलाका तक पहुँच चुका था, ठीक है, इस यहाँ तक। और जो है चाइना जो है इसको टैकल नहीं कर पा रहा था और राष्ट्र संघ जो है, राष्ट्र संघ इस पे दबाव बना रहा था, बट ये रुका नहीं। जापान, इतना छोटा देश जापान। और फिर क्या होता है कि यहीं से जो है राष्ट्र संघ का आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्र संघ जो है वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। अब मंचूरिया की संकट की असफलता से इटली के तानाशाह मुसोलिनी की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को बल मिला। तो ये होता है ना कि बड़ा आदमी का देखा देखी छोटा आदमी करने लगता है, छोटा बच्चा। तो उसी तरह एक देश का देखा देखी दूसरा देश कर रहा था। तो देखा कि जापान को रोक ही नहीं पा रहा, इतना छोटा है। तो इटली भी अपना, इसका जो शासक था मुसोलिनी, वो भी साम्राज्य अपना बढ़ाने लगा, ठीक है। और इस क्रम में उसने अफ्रीकी देश अबिसिनिया पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब इटली क्या करता है, अबिसिनिया पर आक्रमण कर लेता है और अपने साम्राज्य में उसको मिला लेता है। अबिसिनिया के विरोध करने पर राष्ट्र संघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, परंतु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अब अबिसिनिया बोल रहा है कि विरोध कर रहा है इसका, तो राष्ट्र संघ क्या करता है कि इटली पर
आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इटली पर। इससे राष्ट्र संघ की कमजोरी जो है उजागर हुई। फलस्वरूप छोटे छोटे राष्ट्रों का भी विश्वास जो है राष्ट्र संघ से उठने लगा। अब राष्ट्र संघ पे किसी का भरोसा नहीं रह गया, सभी जो है देख लिए कि इसकी कमजोरी क्या है। अबिसिनिया में मुसोलिनी की विजय से प्रोत्साहित होकर हिटलर ने वर्साई की संधि की अवहेलना शुरू कर दी। अब इटली की हरकतों को देख करके, मुसोलिनी की हरकतों को देख करके हिटलर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया था और जर्मनी पर जो है बहुत सारे संधि किए गए थे, तो उसकी अवहेलना जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, 1936 ईस्वी के स्पेनिश गृह युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी के हस्तक्षेप से प्रजातंत्र के समर्थकों की पराजय हुई। इस हस्तक्षेप को राष्ट्रसंघ ने असहाय बनकर देखा और यह प्रजातंत्र के आदर्शों पर कुठाराघात था। कुल मिलाकर के ये धीरे धीरे जो है हिटलर और मुसोलिनी जो है वो देखने लगते हैं कि जो राष्ट्रसंघ है वो असमर्थ हो जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के। बड़े बड़े राष्ट्रों के बीच में जब युद्ध हो रहा है तो इन सब चीज़ों को लेकर के, तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे राष्ट्रसंघ की असफलता जो है हमारे सामने आ रही है, जिससे अधिनायकवाद के नेतृत्व में युद्ध उन्माद जो है कायम हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान इटली संघर्ष में इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र खुलकर इटली के समर्थन में आ गए। शक्तिशाली राष्ट्रों की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हस्तक्षेप की नीति ने राष्ट्रसंघ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है घटित होने लगी, जिसकी वजह से पता चलने लगा कि राष्ट्रसंघ जो है ये सफल नहीं हो पा रहा है। यद्यपि 1932 ईस्वी में हुए निशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता में जर्मनी तथा फ्रांस की सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेवार थी, परंतु इसे सफल बनाने में राष्ट्रसंघ ने भी कोई सार्थक प्रयास जो है नहीं किया। इस तरह अन्य राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी सुलझाने में राष्ट्रसंघ जो है असफल रहा। तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं थी जिनको सुलझाने में राष्ट्रसंघ जो है असफल होने लगा। इस असफलता ने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति को जन्म दिया और इसी असफलता के कारण जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हो जाता है, जो 1945 तक चलता है। ठीक है, अन्य क्षेत्र में राष्ट्रसंघ की सफलता। अब किन किन क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ सफल हुए, तो इन राजनीतिक असफलताओं के बावजूद राष्ट्रसंघ ने अन्य क्षेत्रों में काफ़ी सराहनीय भूमिका जो है निभाई। ये कार्य मुख्य रूप से जन कल्याण से संबंधित थे और जो है राष्ट्रसंघ जन कल्याण से संबंधित जो भी कार्य था उसमें वो सफल हो रहा था। युद्ध बंदियों की समस्या, जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे उनकी समस्या तथा यातना गृहों से मुक्त कराने, युद्ध के उपरांत विस्थापितों एवं शरणार्थियों के पुनर्वास के कार्यों में राष्ट्रसंघ की जो भूमिका थी वो अग्रणी थी। यानी कि यातना गृह जहाँ पे लोगों को रख करके यातनाएं दी जा रही थी, तो वहाँ से लोगों को निकालने में सफल हुआ। युद्ध के बाद में जो विस्थापित थे लोग, शरणार्थी थे, उनके फिर से रहने की जगह उपलब्ध करा करके राष्ट्रसंघ इन सभी चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। राष्ट्रसंघ ने महामारियों एवं भीषण संक्रामक रोगों को रोकने में भी सफलता प्राप्त की। तो महामारी को कंट्रोल कर लिया, भीषण संक्रामक जो रोग थे उनको भी कंट्रोल कर लिया था। युद्ध से ग्रसित यूरोप के कई राष्ट्रों की आर्थिक दशा सुधारने में राष्ट्रसंघ के विभिन्न संगठनों ने सहायता की। तो आपका जो है अलग अलग जो भी राष्ट्र था उसकी आर्थिक दशा को सुधारने में भी राष्ट्रसंघ जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। सामाजिक समस्याओं के निराकरण में, अब कुछ सामाजिक समस्याएं उस समय व्याप्त थी हमारे समाज में, तो उसको समाप्त करने में भी बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा था राष्ट्रसंघ। कौन कौन था वो, तो दास प्रथा को समाप्त करना, स्त्री के क्रय विक्रय को रोकना। दास प्रथा क्या होता है आप जानते हैं कि अफ्रीका से जो है लोगों को, मजदूर को खरीद करके अमेरिका के बागानों में काम कराया जाता था और वहाँ से जो है जो भी प्रोडक्शन होता था, कपास, आपका कोको हुआ, फिर चाय हुआ, इन सभी चीज़ों को ले जा करके यूरोप में बेचा जाता था। तो जो श्रमिक खरीद करके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप बेचे जा रहे थे और दास बनाए जा रहे थे, इसको समाप्त किया गया। ठीक है, इंडिया में दास प्रथा जो है ना समाप्त हुआ है आपका 1921 में। स्त्री के क्रय विक्रय को रोका गया, अफीम के अनुचित प्रयोग को कम किया गया। स्त्री का क्रय विक्रय यानी कि लड़कियों को खरीदना बेचना, इसको, फिर आपका अफीम का जो अनुचित प्रयोग था उसको रोका गया। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर सहयोग स्थापित करने में राष्ट्रसंघ ने अद्भुत जो है सफलता प्राप्त की। तो इन सभी चीज़ों में राष्ट्रसंघ काफ़ी जो है
अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन बड़े बड़े देशों के बीच में युद्ध जो जो हो रहा था या युद्ध होने की संभावना बन रही थी, या बड़े देश के शासक कुछ अनुचित कार्य कर रहे थे, तो उसको रोकने में राष्ट्रसंघ असफल महसूस कर रहा था। ठीक है, राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो था आपका, वो जो है काफ़ी अच्छा से काम करता है। उसने संसार के सभी मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था कराई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी व्यवस्था कराता है, उनके काम के घंटे और पारिश्रमिक को निश्चित कराया। पहले जो है क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में करीबन 8 से 10 घंटे जो है उसी टाइम से 8 घंटे मांग की जा रही थी कि 8 घंटे हमसे काम कराइए, तो 12 से 14 घंटे आपसे काम कराया जा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो घंटा निश्चित किया गया और पारिश्रमिक यानी कि वेतन कितना दिया जा रहा है ये भी निश्चित किया गया। ठीक है, राष्ट्रसंघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता अंतर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दिशा में योगदान देना था। तो इसका जो सफलता था, महत्वपूर्ण सफलता, अंतर्राष्ट्रीय विधि को, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है कानून बना था, उसको समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दिशा में योगदान देना था। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि असफलता के क्या कारण थे राष्ट्रसंघ के। तो राष्ट्रसंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं परस्पर सहयोग का जो महान प्रयास था वह अल्पकाल में ही समाप्त हो गया था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना, सहयोग बनाए रखना, ये जो महान प्रयास किए जा रहे थे ये थोड़े समय में ही समाप्त हो गए थे, क्योंकि 1918 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के महज 21 वर्ष के बाद में ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के बहुत से कारण थे। कौन कौन से कारण थे देख लिया जाए। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी व्यावहारिक सफलता बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के सहयोग निर्भर करती थी। तो इसमें जो भी थे, राष्ट्रसंघ का जो भी संचालन हो रहा था कहीं ना कहीं बड़ा और शक्तिशाली राष्ट्र के सहयोग पर ही निर्भर था। परंतु राष्ट्र संघ जो है प्रारंभ से ही सहयोग से वंचित रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के लगातार प्रयास से, अनवरत मतलब लगातार प्रयास के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, परंतु बाद में अमेरिका खुद ही इसका सदस्य नहीं रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस संस्था से शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी इसकी असफलता के कारण थे। तो जो देश इसका कॉन्सेप्ट दिया वही खुद इसका सदस्य नहीं बना, तो कुछ कहीं ना कहीं एक मन में भावना आ जाती है। तो उसके बाद में जो है और सभी देश भी, जो बड़े बड़े देश थे, इसके सदस्य होने से इनकार कर जाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में इस संस्था की सक्रिय सदस्यता से सोवियत रूस को अलग रखा गया था। अब बताइए, सोवियत रूस कितना बड़ा देश था उस टाइम पे और काफ़ी पावरफुल बनते जा रहा था, उस टाइम पे इसको अलग रखा गया था। परंतु हिटलर की महत्वाकांक्षी कार्यों में से जब यूरोपीय राष्ट्र परेशान होने लगे तो शक्ति संतुलन के लिए सोवियत रूस को राष्ट्रसंघ में शामिल कर लिया गया। जब देखा गया कि जर्मनी का जो हिटलर है वो काफ़ी जो है शक्तिशाली होते जा रहा है और राष्ट्रसंघ कमजोर होते जा रहा है, मित्र राष्ट्र कमजोर होते जा रहा है, तो तब जाकर के रसिया को इसमें पार्टिसिपेट करा जाए कि आओ भाई तुम भी इसमें पार्टिसिपेट हो जाओ, ताकि जो है बैलेंस बना रहे, ठीक है, पावर का। परंतु जब तक राष्ट्रसंघ एक प्रभावहीन संस्था बन गई थी, जब तक रसिया इसमें शामिल हुआ तब तक ये इसका प्रभाव ही समाप्त हो चुका था राष्ट्रसंघ का। 1925 के लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किस संधि के माध्यम से जर्मनी को भी देखिए राष्ट्रसंघ में शामिल कर लिया गया। हालांकि राष्ट्रसंघ में इसको सबसे लास्ट में शामिल किया गया था, तो लोकार्नो की संधि हो जाएगा। परंतु उससे भी कोई वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि राष्ट्रसंघ उस कठोर वर्साई की संधि का एक अभिन्न अंग था जिसको हिटलर ने मिटाने का संकल्प कर लिया था। भले ही राष्ट्रसंघ में जर्मनी तो शामिल हो गया था, लेकिन राष्ट्रसंघ को कतई विश्वास नहीं था जर्मनी पे कि वो जो है राष्ट्रसंघ को अच्छे से चलाने में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रसंघ जो है वो जर्मनी का जो वर्साई की संधि हुई थी तो उससे रिलेटेड था और हिटलर जो है चाहता था कि जर्मनी का जो वर्साई की संधि हुई है उसे समाप्त किया जाए। ठीक है, इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी ने कि फासिस्टवादी नीतियों को विश्व शांति में कतई विश्वास नहीं था। अब ये इटली का जो शासक था मुसोलिनी, इसको विश्व में जो शांति स्थापित हो
इसमें थोड़ा भी विश्वास ही नहीं था। मुसोलिनी मानव सभ्यता की प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक मानता था। मुसोलिनी कहता था कि यदि किसी मानव की सभ्यता को प्रगति कराना है तो युद्ध आवश्यक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि किसका मानना था कि मानव सभ्यता की प्रगति के लिए युद्ध आवश्यक है। देखिए ऐसे तो देखा जाए तो हिटलर भी काफ़ी लोगों को मारता है, लगभग 60 लाख यहूदी को। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में कि क्या हिटलर चाहता था ऐसा या मुसोलिनी। तो आंसर होगा आपका मुसोलिनी। ठीक है, इस परिस्थिति में केवल ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग पर ही राष्ट्रसंघ की क्रियाशीलता निर्भर करती थी। तो कुल मिलाकर के ब्रिटेन और फ्रांस खींच खांच के राष्ट्रसंघ को जो है चला रहे थे, परंतु इनकी इच्छा राष्ट्रसंघ के नीतियों और उद्देश्य को सफल बनाना कम, वरन अपने साम्राज्यवादी और पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग भी किया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग कर ही देते हैं, क्योंकि इनका मन था कि हमारे जो साम्राज्य है उसका विस्तार हो, न कि युद्ध में विश्व में शांति रहे। ये ऐसा उनकी भावना नहीं थी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है फिर। शक्तिशाली राष्ट्रों की निरंकुश और आक्रामक नीति ने राष्ट्रसंघ को कमजोर कर दिया। बिल्कुल राष्ट्रसंघ कमजोर हो चुका था। अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण का सभी राष्ट्रों ने विरोध किया। अबिसिनिया जो है, अबिसिनिया पर इटली आक्रमण कर देता है, इसका विरोध सब राष्ट्र करते हैं। इटली पर आर्थिक प्रतिबंध की मांग की गई, परंतु मुसोलिनी की धमकी ने फ्रांस और इंग्लैंड को ऐसा करने से रोका। तो मुसोलिनी धमकी दे देता है फ्रांस और इंग्लैंड को, मतलब राष्ट्रसंघ को धमकी दे देता है। तो कुल मिला के होता जाता कुछ नहीं है। इससे राष्ट्रसंघ की निर्बलता स्पष्ट रूप से उजागर हुई। हिटलर की अवहेलनापूर्ण नीति का राष्ट्रसंघ में कोई विरोध जो है नहीं हुआ। तो हिटलर जो भी कार्य कर रहा था तो उसका राष्ट्रसंघ कोई विरोध ही नहीं किया। राष्ट्रसंघ के सदस्यों के मध्य परस्पर असहयोग की भावना ने हिटलर की आक्रमणकारी नीति को बल प्रदान किया। तो इन सब चीज़ों से जो है हिटलर को काफ़ी बल मिल जाता है कि अब मैं तो कुछ भी करूं, तो राष्ट्रसंघ बीच में आने से रहा और हम धमकी दे देंगे तो और भी नहीं आएगा, इस टाइप से। वस्तुतः हिटलर अपनी प्रत्येक कदम की प्रतिक्रिया का अवलोकन करता था और इसका व्यापक प्रतिरोध न देखकर साम्राज्य का जो है विस्तार करता रहा। 1929 और 30 की विश्व आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश की आर्थिक हितों की ओर आकृष्ट किया। ये आप VVI लगा सकते हैं कि कब आर्थिक मंदी आई थी। विश्वव्यापक आर्थिक मंदी आई थी 1929 से 1930 के बीच में। इस समय क्या हुआ, देश की आर्थिक हितों की ओर आकृष्ट हुआ कौन, सभी राष्ट्र जो है। ठीक है, इससे उत्पन्न आर्थिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्रसंघ के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग को अप्रासंगिक बना दिया। तो इस समय जो है ये टोटली अप्रासंगिक बन जाता है आपका, कि विश्व में शांति होगा, परस्पर सहयोग होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की अपनी सेना का नहीं होना और राष्ट्रसंघ का दोषपूर्ण संविधान, जिसके कारण उसके लगाए गए प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाते थे, इसकी असफलता के कारण थे। तो देखिए इसके असफलता के मेन रीजन 2-3 थे कि इसके पास तो अपना प्रॉपर सेना नहीं था। ठीक है, दूसरा आपका दोषपूर्ण इसका संविधान था, और तीसरा आपका हो जाएगा कि उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जो थे वो प्रभावी ही नहीं हो पा रहे थे। किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा रहा था तो वो देश जो है सुन ही नहीं रहा था। तो ये सभी थे आपके राष्ट्रसंघ के असफलता के कारण। अपनी सफलता और असफलता के आलोक में राष्ट्रसंघ का यदि मूल्यांकन किया जाए तो भले ही वह कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में असफल रहा, परंतु उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की जो नई परंपरा का सूत्रपात किया वह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसने गुप्त कूटनीति के दुर्गुणों को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मार्ग दिखाया। आगे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी से प्राप्त अनुभव और परीक्षण का परिणाम था। तो राष्ट्र संघ के द्वारा जो भी गलतियां की गई, जो भी सुधार किए गए, इन्हीं सब चीज़ों को से जो है सीख करके UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होता है। ठीक है, तो और जो UNO है ये प्रेजेंट टाइम में भी वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे UNO के बारे में कि कैसे, क्यों और किस लिए UNO का गठन हुआ। ठीक है, और कब हुआ, और क्या ये अभी तक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और इसकी सफलताएं और असफलताएं क्या हैं, वर्तमान स्थिति में UNO कैसे स्वरूप में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है।
यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में। थैंक यू।